हेलो फ्रेंड्स, वार वेलकम टू आवर चैनल दीप टेक एकेडमी। दीप टेक एकेडमी के इस टेक्निकल वर्ल्ड में मैं सोनू आपके लिए लेके आया हूँ अप्लाइड केमिस्ट्री। ये अप्लाइड केमिस्ट्री जो है स्पेशली पॉलिटेक्निक वाले बच्चों के लिए है। तो गाइज, हम अप्लाइड केमिस्ट्री का आज सिलेबस देखने वाला है। ये वेरी फर्स्ट लेक्चर है अप्लाइड केमिस्ट्री का। आप हमारे इस सिलेबस वाले पीडीएफ को हमारे ऐप के चैनल के ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं दीप टेक एकेडमी पे, जो कि प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। ये कोर्स स्पेशली फर्स्ट ईयर स्टूडेंट ऑफ पॉलिटेक्निक के लिए डिजाइन है। जनरली फर्स्ट सेम की बात की जाए तो फर्स्ट सेम में ये सीएससी, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल ब्रांच को पढ़नी है। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और अप्लाइड केमिस्ट्री को एंजॉय करते हुए पढ़िए। पढ़ना है लेकिन एंजॉय करते हुए पढ़ना है, ये नहीं कि सीरियसली बैठ के पढ़ रहे हैं। सीरियसली से पता है आप लोग को भी बोर हो जाएंगे। तो ये सिलेबस जो है हमारे SBTE से लिया गया है। SBTE से लिया गया है। SBTE स्टैंड फॉर स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। तो ये न्यू सिलेबस है और वहीं से इस सिलेबस को उठाया गया है और हमारे चैनल के द्वारा ये आप तक लाया गया है। तो आप पूरी तरह जुड़े रहिए हमारे साथ। पूरा अप्लाइड केमिस्ट्री आपको पढ़ाया जाएगा। कुछ वीडियो हमारे चैनल्स पे रहेंगे और कुछ वीडियो हमारे ऐप पे रहेंगे। तो जो बच्चे चाहते हैं पूरे तरीके से इस कोर्स स्ट्रक्चर का लाभ उठाना, तो वो हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर ले। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें, इस सीरीज में, और देखते हैं कि हमें पढ़ना क्या क्या है। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं यहीं से। और हम देखने वाले हैं यूनिट 1 को, यानी मॉड्यूल 1 को। यूनिट 1 मॉड्यूल 1 में हमें एटॉमिक स्ट्रक्चर देखना है, केमिकल बॉन्डिंग देखना है। एटॉमिक स्ट्रक्चर नाम से ही क्लियर है कि एटम के स्ट्रक्चर के बारे में हम टूटेंगे। मैटर टूटता है, एटम का फॉर्मेशन होता है, तो मैटर टूटेगा तो हम उसके एटॉमिक स्ट्रक्चर को देखने वाले हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या देखेंगे तो रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम देखेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखेंगे, उसके बाद बोर्स थ्योरी देखेंगे। बोर्स थ्योरी के बाद हम देखने वाले हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, जो कि मोर्स मॉडल ऑफ एटम के बेसिस पे डिजाइंड है। उसके बाद हम देखेंगे वेब मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। एटम के दो मॉडल होते हैं, एक पार्टिकल मॉडल होते हैं और एक वेब मैकेनिक मॉडल। तो हम आपके सिलेबस में ओनली वेब मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम को कवर करने वाले हैं। डी ब्रोगली रिलेशनशिप देखेंगे। रिलेशनशिप, तो सिर्फ रिलेशनशिप को ध्यान में ना रखें, डी ब्रोगली रिलेशनशिप को ध्यान में रखना है। आज का जो रिलेशनशिप का डेफिनेशन है वो थोड़ा चेंज हो चुका है, लेकिन हमें ओल्ड वाला ही रिलेशनशिप पढ़ना है, डी ब्रोगली रिलेशनशिप। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को देखना है। उसके बाद हम देखेंगे क्वांटम नंबर क्या होता है, शेप ऑफ एटम क्या होता है। उसके बाद पॉली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल देखेंगे, हुंड्स रोल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी देखेंगे। फिर हम देखेंगे अफबाउ प्रिंसिपल क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखेंगे, और वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रहेगा 1 to 30 एलिमेंट्स का। जो एलिमेंट्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में 1 to 30, उनके हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में के बारे में जानने वाले हैं। तो पॉलिटेक्निक में बच्चे जनरली 10th एंड 12th क्लास से ही आते हैं। तो 10th वाले जो होते हैं उन्हें, उनके लिए ये सारी चीज़ें लगभग अनजान हैं। बाकी जो 12th वाले हैं उनके लिए जाना पहचाना सारा चीज़ लग रहा है। तो जिनके लिए जाना पहचाना है उन्हें हम और गहराई से बताएंगे, और जिनके लिए जाना पहचाना नहीं है उन्हें हम एक्सपर्ट बनाएंगे। तो गाइस, हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे अप्लाइड केमिस्ट्री के इस कोर्स स्ट्रक्चर का लाभ उठाते रहिए। तो अब हम बस इस पोर्शन के लिए अगर कोई बुक की बात आती है कि कौन सा बुक सर रिफ़र करें सिर्फ इस टॉपिक को पढ़ने के लिए, देखिए पॉलिटेक्निक हो या इंजीनियरिंग हो, तो उसमें सिर्फ कोई आप एक बुक में चाहेंगे कि हर टॉपिक मिल जाए तो वो मिलना इम्पॉसिबल है। और अगर आपको तरह तरह की अलग अलग प्रकार की बुक पढ़ने की आदत बन गई है तो समझो कि आप एक इंजीनियर हो और आप में अंदर इंजीनियर वाली क्वालिटी है। तो उस क्वालिटी को विकसित करने के लिए हम हर एक टॉपिक के लिए अलग अलग बुक आपको रिफ़र करेंगे और आप उन बुक से ही इन टॉपिक्स को पढ़िएगा। तो इसके लिए हम 11th क्लास की NCERT बुक को रिफ़र करेंगे। तो जो जिनके पास है वो ठीक है, जिनके पास नहीं है वो रेफरेंस के तौर पे NCERT की बुक अपने पास रख लें। और ये पूरा टॉपिक NCERT की ही बुक से उठाया गया है। आगे हम देखते हैं। अब एटॉमिक का तो दिल टूट गया, यानी एटॉमिक का नहीं, सॉरी, मैटर का तो दिल टूट गया। एटॉमिक स्ट्रक्चर मतलब एटम का फॉर्मेशन हो गया, मैटर का दिल टूटा और एटम का फॉर्मेशन हुआ। तो एटम का फॉर्मेशन हुआ तो भाई अब वो बॉन्डिंग करा के, कहीं ना कहीं बॉन्डिंग करा के फिर अपना दिल जोड़ना चाहेगा, इस चीज़ के अंदर आना चाहेगा। तो भैया आइए हम
केमिकल बॉन्डिंग के बारे में देखते हैं। तो एटम्स जो होते हैं या मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, बॉन्डिंग बनाते हैं। तो केमिकल बॉन्डिंग में हम सबसे पहले देखेंगे कि क्या कारण है कि केमिकल बॉन्डिंग हो रही है। तो केमिकल बॉन्डिंग को देखेंगे जब दो एटम या दो मॉलिक्यूल आपस में बॉन्ड करके एक नए एलिमेंट का फॉर्मेशन करेंगे या नए मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करेंगे, तो उस चीज़ को हम देखेंगे। फिर आगे देखेंगे टाइप्स ऑफ बॉन्ड। ये जनरली सिंपल टर्म है जो टाइप्स ऑफ बॉन्ड है, जिसमें पहला आता है आयनिक बॉन्ड, सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड उसे बोला जाता है। फिर आता है कोवैलेंट बॉन्ड, फिर पोलर एंड नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, फिर आता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट के बाद आता है डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट अलग चीज़ हो गया, ये बॉन्ड का टाइप नहीं हुआ। उसके बाद हम देखेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सबसे इंपॉर्टेंट बॉन्डिंग इसमें देखा जाए तो ओनली 2 होता है फ्रेंड्स, आयनिक बॉन्डिंग एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उसके बाद हम प्रॉपर्टी देखेंगे कुछ, ये जो NH3 है और H2 है इसकी प्रॉपर्टी देखेंगे और हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखेंगे। तो ये टॉपिक हम ये भी जो है ये NCERT से ही देखने वाले हैं, ये टॉपिक भी। आगे देखते हैं, हम देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन कि हाइब्रिडाइजेशन सबसे पहले होता क्या है ये जानेंगे। इंट्रो देखेंगे, 12th वाले बच्चे सुने होंगे, 12th पास आउट वाले बच्चे सुने होंगे, लेकिन 10th पास आउट वाले जो आए हैं पॉलिटेक्निक में उनके लिए ये जो है ये एक नया रिसर्च का सब्जेक्ट होगा, लेकिन हमें रिसर्च करना है और सीखना है, और जो कर चुके हैं उन्हें बेहतर बनना है। तो कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे, स्ट्रक्चर एंड शेप ऑफ सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के बारे में हम देखने वाले हैं इसमें, और क्या बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे हम उनका इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देखेंगे। तो आई होप आपको यूनिट 1 का इंट्रो क्लियर हो, और इसके लिए भी हम क्लास 11th की NCERT बुक को प्रीफर करेंगे। तो आपके दोनों टॉपिक गाइस NCERT के 11th क्लास के NCERT में ही कवर हो जाएंगे। इसके लिए कोई आपको अदर बुक परचेज करने की जरूरत नहीं है तो ठीक है, नहीं है तो ये खरीदिए। तो आइए अब हम यूनिट 2 में देखेंगे कि पढ़ना क्या है हमें। तो यूनिट 2 है आपका वाटर। आप सबको पता होगा कि इसके बिना हम भी अधूरे हैं, दुनिया भी अधूरे हैं और आप भी अधूरे हैं। तो उस अधूरापन को पूरा करने के लिए हमारे जीवन में वाटर आया और तब से ही हमारा जीवन आरंभ हुआ। तो हम उस वाटर के बारे में बहुत प्यार से पढ़ेंगे, क्योंकि अगर ये नहीं रहेगा तो हम नहीं रहेंगे, तो इससे तो प्यार करना जरूरी है। तो इंट्रोडक्शन देखेंगे पहले कि वाटर क्या होता है। तो सिंपल है भैया, H2O, तो वो तो सिंपल है, लेकिन और डीप से हम इसका इंट्रो देखेंगे। सोर्स ऑफ वाटर, क्या इसके सोर्स हैं। उसके बाद है देखेंगे हार्डनेस ऑफ वाटर, ठीक, डिग्री ऑफ हार्डनेस देखेंगे। देन देखेंगे हम यूनिट ऑफ हार्डनेस, फिर देखेंगे क्वांटिटिव मेजरमेंट ऑफ वाटर हार्डनेस बाय EDTA मेथड। ये EDTA मेथड जो होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और आपके जो पॉलिटेक्निक के क्वेश्चन हैं वो EDTA मेथड से अराइज होते हैं वाटर चैप्टर से। तो ये जो आपका यूनिट 2 रहेगा यानी मॉड्यूल 2, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। तो आप इस क्लास को कभी नेवर मिस कीजिएगा वाटर को। तो आगे हम देखेंगे म्युनिसिपल सप्लाई ऑफ वाटर, ठीक, फिर देखेंगे डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर। देन देखेंगे हम क्या, वाटर सॉफ्टनिंग टेक्निक, सोडा लाइम प्रोसेस। सोडा लाइम प्रोसेस के द्वारा हम वाटर सॉफ्टनिंग का टेक्निक देखेंगे। सोडा लाइम वो नहीं जो आप लोग रोड पे पी लेते हैं, वो वाला नहीं, ये सोडा लाइम कुछ और होता है। तो उसके बारे में हम देखेंगे कि वाटर का सॉफ्टनिंग का एक कैसा टेक्निक है। डिटर्मिनेशन ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन, डिसॉल्व ऑक्सीजन के डिटर्मिनेशन को हम देखेंगे। फिर वाटर क्वालिटी इंडेक्स देखेंगे कि वाटर क्वालिटी का इंडेक्स क्या होता है, उस चीज़ को हम बहुत ही डिटेल में जानेंगे। फिर आगे जो आता है न्यूमेरिकल पोर्शन जहाँ से अराइज होता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपको पूरे जीवन में काम आएगी, मतलब पूरे जीवन मतलब पॉलिटेक्निक में भी आएगी, और पॉलिटेक्निक से अगर आप इंजीनियरिंग में जा रहे हैं बीटेक का कोर्स लेने, तो वहाँ भी ये BOD पीछा नहीं छोड़ता है। BOD स्टैंड फॉर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, एंड देन अदर इज केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, COD, कैश ऑन डिलीवरी नहीं, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो ये दोनों ऐसे टॉपिक हैं वाटर के जहाँ से न्यूमेरिकल जनरली आस्क किए जाते हैं। तो ये अगर आपका पोर्शन क्लियर है तो समझिए कि आपका 30% सिलेबस कवर है। 30% सिलेबस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ना कि आपके मतलब सिलेबस कोर्स कंप्लीशन के व्यू से।
एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 30% इसका वेटेज रह सकता है। अब बात आती है कि सर इसके लिए आप बुक कौन सा रिफ़र करेंगे। तो देखिए, ज़्यादा रिसर्च करना है आपको तो एस.के. गर्ग साहब है एक, एस.के. गर्ग का आता है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। एस.के. गर्ग का कौन सा बुक आता है? एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का बुक आता है। तो आप एस.के. गर्ग का बुक उठा के एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के में वाटर वाले पोर्शन को देख सकते हैं। वो पूरा बुक ही वाटर पे है और म्युनिसिपल पे है और सीओडी पे है। ये बुक बहुत ज़्यादा मोटी होती है, तो आप अगर चाहें तो इसके अलावा एक अनदर बुक जो है पीवी पब्लिकेशन का बुक आता है, वो भी है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग ही, पीवी का एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। ये पतली सी बुक होती है लेकिन न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक होती है। तो मैं जनरली रिफ़र करूँगा कि पीवी का बुक ले लें इस पोर्शन के लिए, क्योंकि ये कॉस्टली भी ज़्यादा होता है। ये एस.के. गर्ग कॉस्टली भी ज़्यादा होता है और ज़्यादा मोटा बुक से पढ़ने में लेंदी होता है, लेकिन पतला रहता है, अट्रैक्टिव रहता है, पढ़ लेते हैं मज़े से। तो पतली चीज़ें वैसे भी अट्रैक्टिव होती हैं, तो हम पीवी से देखेंगे इस चीज़ को। आगे अब देखते हैं हम यूनिट थर्ड को। यूनिट थर्ड है इंजीनियरिंग मटेरियल्स। भैया नाम से ही क्लियर है कि वैसे मटेरियल्स जो इंजीनियरिंग्स में काम आ सके। तो इंजीनियरिंग मटेरियल अगर देखा जाए तो मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड एलॉय, ये सारे क्या होते हैं? ये इंजीनियरिंग मटेरियल्स होते हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे नेचुरल अकरेंस ऑफ मेटल्स। मेटलर्जी क्या होता है, मेटलर्जी का जो जनरल प्रिंसिपल क्या होता है वो देखेंगे। गैंग क्या होता है? गैंग वो जो 10-12 लड़कों का ग्रुप होता है वो गैंग नहीं, ये गैंग एक टॉपिक होता है, बहुत छोटा होता है। गैंग का मतलब कचड़ा भी कह सकते हैं। फ्लक्स छोटा सा टॉपिक है, बस डेफिनेशन इन तीनों का जानना है। एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम, आयरन एंड कॉपर फ्रॉम देयर ओरिजिनल ओर। ठीक, तो ओरिजिनल से हम देखेंगे ओरिजिनल ओर से कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं एल्युमिनियम को, आयरन को और कॉपर को, क्योंकि ये तीनों जो होते हैं ये प्योर फॉर्म में नहीं पाए जाते हैं। और जो एलिमेंट या मेटल प्योर फॉर्म में नहीं पाए जाते हैं उन्हें बाय मैकेनिकल मीन्स ऑफ एक्सट्रैक्शन बाहर निकाला जाता है। तो आई होप ये पॉइंट्स जो होंगे क्लियर होंगे। एलॉय का सिंपल डेफिनेशन देखेंगे, क्या पर्पस है एलॉइंग का। फेरस एंड नॉन फेरस एलॉय देखेंगे विद सुटेबल एग्जाम्पल, तो ये चीज़ भी क्लियर होगा। कंपोजिशन, प्रॉपर्टी एंड एप्लीकेशन, हम मेटल्स और क्या बोलते हैं एलॉय का कंपोजिशन देखेंगे, प्रॉपर्टी देखेंगे और एप्लीकेशन देखेंगे। जनरली कंपोजिशन एलॉय का होता है बाबू, मेटल्स का नहीं होता है, क्योंकि ये प्योर होते हैं, प्योर फॉर्म में नहीं होते हैं। मतलब सारे मेटल्स प्योर फॉर्म में नहीं होते हैं, लेकिन जो भी होते हैं वो प्योर होते हैं। ठीक, तो जब हम पढ़ाएंगे इस चीज़ को तो उस टाइम आप अच्छे से जुड़िएगा और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। यहाँ तो हम सिर्फ इंट्रो देख रहे हैं सिलेबस का। आगे देखते हैं पॉलीमर्स। ठीक, पॉलीमर्स देखेंगे, उसमें होमोपॉलीमर्स देखेंगे, कोपॉलीमर्स देखेंगे, एडिशन एंड कंडेंसेशन और पॉलीमराइजेशन देखेंगे। पॉलीमराइजेशन आप टॉपिक पहले भी सुने होंगे या किए होंगे। इसमें हम पॉलीथीन जो होता है, ये पॉलीमराइजेशन टेक्निक से ही पॉलीथीन जो यूज करते हैं लोग डेली लाइफ में, तो उसका पॉलीमराइजेशन टेक्निक से ही फॉर्मेशन होता है। ओरियोन, टेरिलिन, नाइलन 66, इसका हम डेली सुबह उठते ही इस्तेमाल करते हैं। बोलिएगा क्या में सर? तो सुबह उठ के जो लोग ब्रश करते हैं ब्रश से, वो इसका इस्तेमाल करते हैं। जो लोग ब्रश से नहीं करते हैं इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो ब्रश का जो रहता है रगड़ने वाला, वो नाइलन 66 का बना रहता है। हम नाइलन 6 के बारे में देखेंगे, बैकेलाइट के बारे में देखेंगे, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में डिफरेंस देखेंगे। थ्योरेटिकल क्वेश्चन अगर यहाँ से आना हो तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक एंड थर्मोप्लास्टिक से आता है। उसके बाद हम रबड़ देखेंगे कि रबड़ क्या होता है, और रबड़ का वल्कनाइजेशन प्रोसेस देखेंगे और उसका केमिकल रिएक्शन देखेंगे। तो आई होप यूनिट 3 का आपका टोटली जो है क्या पढ़ना है टोटली क्लियर होगा, क्रिस्टल क्लियर होगा। अब बात आती है इसके बुक रेफरेंस की। तो आप लोग के पास NCERT की क्लास 12th की बुक होगी, उसमें पूरा एक चैप्टर ही है इस टॉपिक पे। तो आप उससे पढ़िएगा तो बहुत ही बेहतर नॉलेज होगा। तो आई होप यूनिट 3 क्लियर हो। अब हम देखते हैं कि यूनिट 4 में हमें क्या पढ़ना है। तो यूनिट 4 जो है वो है अबाउट फ्यूल एंड लुब्रिकेंट्स की। केमिस्ट्री ऑफ फ्यूल्स एंड लुब्रिकेंट्स के बारे में हम देखने वाले हैं कि फ्यूल और लुब्रिकेंट्स क्या होते हैं। तो भैया जैसे पानी के बिना ज़िंदगी अधूरी है, वैसे फ्यूल के बिना भी आज के इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी के टाइम में फ्यूल के बिना भी ज़िंदगी अधूरी है, और लुब्रिकेंट के बिना भी है। लुब्रिकेंट आप अगर जनरली देखना चाहेंगे तो ठंड का मौसम आ रहा है, बहुत लोग लगाते हैं क्या क्या लगाते हैं पता है आप लोग को? वैसलीन लगाते हैं ना, वैसलीन।
ताकि हमारा ओठ ना फटे, तो वो लुब्रिकेंट का ही टाइप होता है। मोबिल ग्रीस दैट इज ऑल्सो ए लुब्रिकेंट्स। तो हम फ्यूल के बारे में देखेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे फ्यूल का क्या होता है, ये बच्चों वाली चीज़ है यार, देख लेंगे। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अन आइडियल फ्यूल, आइडियल फ्यूल का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, यहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल, कैलोरीफिक वैल्यू, कैलोरीफिक वैल्यू HCV एंड LCV, ये दोनों मेथड्स पूछे जाते हैं एग्जाम से आप लोगों के। तो ये कैलोरीफिक वैल्यू एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, टॉपिक है इसमें। डिटर्मिनेशन ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू बाय यूजिंग बॉम कैलोरीमीटर, ये प्रैक्टिकली भी किया जाता है। अगर आप लोग के कॉलेज में अपरेटस अवेलेबल रहेगा ये बॉम कैलोरीमीटर, तो वहाँ पे आप लोग प्रैक्टिकली डिटरमाइन कीजिएगा किसका, किसी भी फ्यूल को ले लीजिए, केरोसिन ले लीजिए, पेट्रोल ले लीजिए, डीजल ले लीजिए, ठीक। कैलकुलेशन ऑफ HCV एंड LCV यूजिंग ड्यूलोंग्स फार्मूला, तो मतलब एक इम्पोर्टेंट फार्मूला होता है ड्यूलोंग्स फार्मूला, तो उसके थ्रू हम निकालेंगे क्या, HCV एंड LCV, ठीक। तो आपको उम्मीद है कि ये पार्ट क्लियर होगा। दूसरा हम देखने वाले हैं इसमें पेट्रोल और डीजल के बारे में। तो पेट्रोल डीजल जनरली फ्यूल होते हैं, ये आपको पता ही है, और पेट्रोल नहीं रहेगा तो आज के टाइम में ट्रेवल करना बहुत ही मुश्किल है। डीजल भी नहीं है तो डीजल का सबसे ज़्यादा एरीगेशन में यूज होता है। अब तो भले विद्युत पे संचालित होने लगी है चीज़ें, नहीं तो जनरली जो बोरिंग हुआ करती है वो डीजल पे ही चलती हैं। तो डीजल का रेट अभी भी हाई है, तो इम्पोर्टेंस आपको पता होगा। तो इम्पोर्टेंस है डेली लाइफ में, इसलिए हमें पढ़ना है। और हम पॉलिटेक्निक वाले ये नहीं माने कि हम छोटे हैं, वे आर यू आर इंजीनियर्स, ठीक। और मी टू। तो आगे हम देखने वाले हैं पेट्रोल का फ्यूल रेटिंग क्या होता है, फिर देखेंगे केमिकल कंपोजिशन, देखेंगे कैलोरीफिक वैल्यू, देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ LPG, LPG आपको पता होगा, तो इसका और CNG और बायोगैस तीनों का एप्लीकेशन हम देखेंगे। फिर लुब्रिकेंट्स फंक्शंस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ गुड, लुब्रिकेंट के फंक्शन के बारे में देखेंगे और उसके प्रॉपर्टी के बारे में हम देखने वाले हैं। फिर आखिरी में हम सिर्फ स्पेशली लुब्रिकेंट को देखेंगे, दूसरा भी आपको टॉपिक क्लियर होगा। लुब्रिकेंट के बारे में देखेंगे विस्कोसिटी क्या होता है, इस नाम से नहीं घबराना है, आप जुड़े रहिए, हम आपको बहुत डिटेल में बताएंगे। नहीं जुड़े रहिएगा तो फिर आप घाटे में जाइएगा, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। फिर विस्कोसिटी इंडेक्स को देखेंगे, फ्लैश पॉइंट छोटा सा ये दोनों है, जो फ्लश पॉइंट हो गया और फायर पॉइंट हो गया, ये छोटे छोटे डेफिनेशन है। क्लाउड एंड पोर पॉइंट देखेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ लुब्रिकेंट्स विद एग्जाम्पल, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्लासिफिकेशन है लुब्रिकेंट्स का, इससे ज़्यादा नहीं है। इसके लिए भी बात आती है कि सर कौन सा बुक रिफ़र कीजिएगा, तो इसके लिए भी बाबू 12th क्लास की NCERT बुक देख लो, NCERT बुक देख लो, वो काफ़ी है, नई बुक की ज़रूरत नहीं है। आगे हम बात करने वाले हैं 5वें यूनिट के बारे में। 5वें यूनिट की इंपॉर्टेंस क्या है ये भी देखेंगे। तो मैंने आपको बताया था यूनिट 2 इज़ ऑल अबाउट वाटर। तो यूनिट 2 से अगर एग्ज़ाम में आपके 30% सवाल आते हैं, तो यूनिट 5 से भी आपके अराउंड एग्ज़ाम पर्पज़ से 30% क्वेश्चन आते हैं। तो इस यूनिट में क्या खास बात है हम वो जानने वाले हैं। इसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मतलब हम केमिस्ट्री को देखेंगे इलेक्ट्रिक की सहायता से, जिसमें इलेक्ट्रोलाइसिस आएगा, इलेक्ट्रोलाइट आएगा। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, इलेक्ट्रोलाइट देखेंगे, नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, अर्हेनियस थ्योरी ऑफ आयनाइजेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी ऑफ दिस सेक्शन, अर्हेनियस थ्योरी ऑफ आयनाइजेशन। 12th पास आउट बच्चे इसे जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो कोई नहीं, हम है ना, जब हम हैं तो फिकर नॉट। उसके बाद देखेंगे इलेक्ट्रोलाइट एंड मेटेलिक कंडेंसेशन, फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टेंस, ओम्स लॉ, ये ओम्स लॉ भी देखेंगे। एक ओम्स लॉ आपने पढ़ा होगा, V = ऐश्वर्या राय, जो कि इलेक्ट्रिक करंट के लिए होता है। तो ये ओम्स लॉ वो नहीं है, ये अलग ओम्स लॉ है। तो हम इस ओम्स लॉ को देखेंगे, इस ओम्स लॉ को नहीं देखेंगे, ऐश्वर्या राय को भूल जाएंगे, ठीक। तो इस चीज़ को हम नहीं देखने वाले हैं, इस चीज़ को हम नहीं देखने वाले हैं। नहीं मिट रहा है शायद, पता नहीं कुछ होगा प्रॉब्लम, अभी टेक्निकल इशू होगा। तो हम ओम्स लॉ देखेंगे, फिर मोलर कंडक्टिविटी देखेंगे, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी दोनों को देखेंगे, दोनों में डिफरेंस क्या है वो देखेंगे। वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी देंगे। उसके बाद सेकंड जो इसका इंपॉर्टेंट लॉ है वो कोहलर्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस है, कोहलर्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस इसे बोलते हैं, ठीक। तो ये चीज़ हम देखेंगे। फिर एक और है तीसरा लॉ इसमें, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस।
तो फराडे लॉ और कोहलार ला के बेसिस पे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स आते हैं, और जो न्यूमेरिकल वाले सेक्शन होते हैं वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आपको न्यूमेरिकल्स मिस नहीं करने हैं। हम यहाँ पे भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स कराएंगे प्रैक्टिस, और अपने ऐप पे डीपीपी भी अपलोड करेंगे आप लोग के लिए, ताकि आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करें और अपने पॉलिटेक्निक के एग्ज़ाम में क्या करें, टॉप करें। ठीक, तो आगे देखते हैं हम गैल्वेनिक सेल के बारे में देखेंगे कि गैल्वेनिक सेल क्या होता है, इलेक्ट्रोलोड पोटेंशियल क्या होता है। ये चीज़ भी आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एनएचई, ये जो एनएचई है नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये इंपॉर्टेंट होता है। फिर ईएमएफ देखेंगे क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखेंगे, और एक इक्वेशन है जिसे बोलते हैं नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और जनरल लाइफ के भी पॉइंट ऑफ व्यू से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। ठीक, आगे देखेंगे बैटरीज क्या होता है, प्राइमरी सेल क्या होता है, सेकेंडरी सेल क्या होता है, ड्राई सेल क्या होता है, लीड स्टोरेज बैटरी क्या होती है, फ्यूल सेल क्या होता है। मतलब इसमें हम सिर्फ सिंपली बैटरीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बैटरी बहुत ही मतलब थ्योरेटिकल पार्ट है और बहुत इंटरेस्टेड है, और इन सारे सेल्स बैटरी में से एक आपके एग्जाम में थ्योरेटिकल पार्ट डलता है विथ नीट स्केच। उसके बाद हम कोरिजन देखेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस देखेंगे। ठीक, तो आई होप आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यूनिट क्लियर होगा। इसके लिए आप कहेंगे कि सर बुक कोई रिफ़र कीजिए, तो इसके लिए भी मेरा वही स्टेटमेंट रहेगा, NCERT का क्लास 12th बुक। क्लास 12th के बुक में ये टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। मतलब ये जितना लिखा है इससे बहुत ज़्यादा डीप में है 12th क्लास में। तो उतना डीप अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपके सारे दुख और दर्द दूर हो जाएंगे। तो उम्मीद है कि आपको 5 यूनिट जो है, पाँचों यूनिट क्लियर होंगे, और पाँच ही यूनिट हमारे सिलेबस में पढ़ने ही हैं, और मैं आपके सिलेबस को पूरी तरह कंप्लीट कराऊंगा, अधूरा नहीं छोड़ूंगा, और मैं कोई भी काम अधूरा नहीं करता हूं। अब बात करते हैं इसके रेफरेंस बुक की, कि अगर हमें मोटे मोटे बुक्स पढ़ने होंगे, मन किया तो क्या क्या पढ़ेंगे। तो देखिए, मैंने बीच बीच में भी आपको बताया था कि टेक्स्ट बुक ऑफ केमिस्ट्री ऑफ क्लास 11 12 NCERT। ओके, देन हम जैन एंड जैन, ये बहुत ही बेहतरीन बुक होती है, ये इसे इंजीनियरिंग केमिस्ट्री भी बोलते हैं, और ये जैन एंड जैन का जो बुक आता है बहुत ही बेहतरीन माना जाता है। कम से कम इतनी मोटी तो है भाई साहब, इतनी मोटी, ये मतलब ये मोटी होती है। तो अगर आपको रिसर्च करना है तो रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू या अच्छे से बेहतरीन तरीके से पढ़ने के लिए जैन एंड जैन पढ़ सकते हैं। उसके बाद एक आता है SS दारा, ये थोड़ा नाम में मिस्टेक है, ये दारा जी बाद में होने चाहिए। SS दारा की बुक आती है इंजीनियरिंग केमिस्ट्री, ये भी बेहतर होती है। तो आई होप इस अप्लाइड केमिस्ट्री का आप सबको जो कोर्स स्ट्रक्चर है, कोर्स स्ट्रक्चर वो क्लियर होगा। तो कोर्स स्ट्रक्चर क्लियर है, अब हम नेक्स्ट लेक्चर से सिलेबस स्टार्ट करने हैं पढ़ने के लिए। तो फ्रेंड्स, आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को हमारे साथ जोड़ें और हमारे इस पूरे कोर्स स्ट्रक्चर का लाभ उठाएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस पे लाइक बटन एक दबा दें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले आगे के अपडेट के लिए, और इस वीडियो को इतना फैलाए दोस्तों कि ये वीडियो वायरल हो जाए और आपके दोस्त या इस स्टेट के हों या अदर स्टेट के हों, इसका बेहतर से बेहतरीन लाभ उठा सकते हैं। तो थैंक्स फ्रेंड हमारे साथ बनने के लिए। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ।